Assalamu alaikum dear students. PEERZADA ASIF from Department of Physics at SKIE classes welcomes you to the online revision capsule course. So beta Allah के फजल से with the grace of Almighty कल हमने motion in a straight line kinematics 1 complete किया. तो आज जो हमारा discussion होगा that is based on the kinematics 2 और we can say projectile motion. So आज जो हमारा discussion होगा that is on the projectile motion. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बोर्ड के हवाले से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आई हैव मेंशन्ड देम हियर. सो पहला सवाल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फॉलोज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ओके, ये दूसरा आता है. एंड द लास्ट वन इज कि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को डिराइव करना है. तो बेटा इन्हीं तीन में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का. तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. तो बेटा पहले थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर लेंगे. सिंपली आप याद रखोगे बेटा, जब भी एक ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हो विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, देन उसके बाद इस पे जो फोर्स गवर्न होगा, इस पे जो फोर्स पड़ेगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी एंड देन इट मूव्स only under the gravity force, then that body is called a projectile. So let me write down the definition here. Projectile is the name given to a body thrown with certain initial velocity and then moves under gravity force alone. बेटा ये डेफिनेशन आप याद रखोगे. कभी आता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फॉलोज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो इसीलिए बेटा मुझे पहले डेफिनेशन बतानी पड़ी. लेकिन अब आपको पता है प्रोजेक्टाइल 2 तरीके के होते हैं. One is called horizontal projectile and second one is called oblique projectile. बेटा कोई उतनी ज्यादा फर्क नहीं है. आप याद रखोगे अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल लिया एंड मैं इसको थ्रो कर रहा हूं विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी बट पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी कि मैं जब ये इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं आई एम नॉट थ्रोइंग इट एट सर्टेन एंगल विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, नो, बट आई एम थ्रोइंग इट parallel to the ground. So when a projectile is thrown parallel to the ground, that projectile is called horizontal projectile. And second one, when a projectile is thrown at certain angle with respect to the ground, यानी कि इस x एक्सिस के साथ, ग्राउंड की एक्सिस के साथ अगर प्रोजेक्टाइल कोई एंगल बना रहा है, then we call that as oblique projectile. Is it clear? Now हमें आज देखना है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें देखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है डज इट फॉलो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, पैराबोलिक इक्वेशन में यहां 2 डिस्टेंसेस आएगी. आप अगर ऑब्जर्व करोगे जब मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूं इट गोज डाउन लाइक दिस. सो इसका जो पाथ है, लेट मी ट्रेस द पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल. मान लो यहां से थ्रो किया विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर. ओके, then you know the path of this projectile will be like this and suppose this is the ground. तो क्या होगा याद रखोगे आप, एक प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है we call that as trajectory. क्या? So the path followed by a projectile is called trajectory. So if you observe that this graph is parabolic in nature, सो अब एक इक्वेशन
जो इस पैराबोलिक ग्राफ को गवर्न करती हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना है कि क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉलो करता है या नहीं करता है। लेकिन बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है। सवाल ऐसे आ सकता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, प्लीज आई रिपीट, लिसन टू मी, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये भी सवाल आ सकता है, दोनों केसेस में एक ही जवाब आएगा इसका। सो नाउ लेट अस मूव टू दिस। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले हम इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे और बेटा उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों को आपस में रिलेट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यू नो देयर इज अ फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ at square. So can I say, when I am talking about the horizontal distance, I will represent it as x is equal to ux, it means initial velocity along x, into t plus half of ax t square. Simple. x is equal to ut plus half of at square. लेकिन याद रखोगे बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट होता है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी है, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज आ रही है, जरूरी नहीं है कि वर्टिकल में चेंज आएगी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल फोर्स चेंज करता है और वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल फोर्स चेंज करता है। सो इनिशियल वेलोसिटी जो ux है, you know that is equal to u because it does not have the initial vertical component. Initially आपकी जो velocity है वो wholly and solely x axis के साइड से है, तो vertical component है ही नहीं। So ux आएगा u, and what about this ax? So please listen to me. You know, while studying the projectile, we ignore the very important thing, that is air resistance. हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस यहां पे नहीं है, सो वी आर इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। सो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी जीरो होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। व्हेन देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स बेटा यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ गई, यूटी, या T जो है वो किसके बराबर आ गया, x बाई यू। यस, फिलहाल ये ऐसे रखो। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हो गया मसला खत्म, अब हम वर्टिकल डिस्टेंस का मसला लेंगे। सो नाउ वर्टिकल डिस्टेंस जो है बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस में नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो वर्टिकल डिस्टेंस जो है, अगेन आई विल यूज द फॉर्मूला s is equal to ut plus half of at square, but since it is the vertical distance, so I will use y component. So y is equal to uy into t plus half of ay into t square. Yes. Now see, बेटा वेक्टर्स में एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, उसके परपेंडिक्यूलर में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है। यानी कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसके कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में होगी, लेकिन इसके राइट एंगल में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट कि यहां पे इनिशियली u एक्स एक्सिस के साइड से है, तो इनिशियल कंपोनेंट y के साइड से बेटा कितना होगा, जीरो होगा। सो
Now, so uy equals to 0. And what about ay? Arey beta, is there any acceleration along the vertical side? Obviously, gravitational force. So, जब body अर्थ की ओर जा रही है, is it going towards gravity or against gravity? No, it is going towards gravity. So acceleration has to be taken as plus g, but vertical displacement has to be taken as negative from the sign conventions. Origin के नीचे negative, origin के ऊपर positive लेते हैं, तो vertical displacement negative लेनी पड़ेगी. तो minus y will be equal to uy 0 है, 0 plus half of g t square. या बेटा y जो आएगा that will be equal to माइनस को इधर ले जाएंगे, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. लेकिन बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मैंने t निकाला था. देखो बेटा मैं वापस आ जाता हूं. t था x बाई यू और यही t का वैल्यू मैं y में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं. सो व्हाट विल बी द आंसर? देयरफॉर y विल बी इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ g और t के बदले आप क्या लिखोगे? x बाई यू का होल स्क्वायर. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर. लेकिन बेटा इसमें आप देख सकते हो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटी इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट. एंड व्हाट अबाउट दिस u? व्हाट अबाउट दिस इनिशियल वेलोसिटी? हाँ, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी जो x के साइड से है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्या ये कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? तो अभी मैंने आपको बताया कि बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल फोर्स चेंज कर सकता है, ना कि वर्टिकल फोर्स. वर्टिकल फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज कर सकता है, ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को. तो बेटा जब मैं एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहा हूं सॉरी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई असर नहीं होगा. तो अभी आप याद रखोगे, व्हेन यू इग्नोर एयर रेजिस्टेंस देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है. याद रखो आप बेटा. सो यू भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, इनके बदले एक ही कांस्टेंट के रखेंगे. सो वाई किसके बराबर आ गया? माइनस के एक्स स्क्वायर. एंड आप सबको पता है y इज इक्वल के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला. वी ऑल्सो कॉल इट एज फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला. सो दैट मीन्स कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है दैट एक्चुअली फॉलोज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. मसला खत्म और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज दैट आप इसी फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो, लेकिन अब सवाल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं है बल्कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए है. तो बेटा क्या करेंगे? लेट मी ड्रॉ ए ग्राफ. बेटा अभी मैंने आपको कहा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ कि आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी बट एट सर्टेन एंगल. ओके, but at certain angle, say theta. Okay, so जब आपका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के साथ कोई एंगल बना रहा है, we call that as oblique projectile. Now you know that you can resolve this u into 2 rectangular components. Here it will be u cos theta. Here it will be, yes, u sin theta. Am I right? You know rectangular resolution, you might have read. Vector can be resolved into 2 rectangular components, cos and sin. जहां से एंगल है वहां से cos कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर में sin कंपोनेंट. तो बेटा फिर से अगर आप देखोगे इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ ऐसा होगा. मतलब होगा क्या? जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे इट विल गो लाइक दिस, विल रीच टू द मैक्सिमम हाइट, देन इट विल कम बैक एंड विल स्ट्राइक द ग्राउंड. एंड फर्दरमोर व्हेन यू इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस देन ये पाथ और ये पाथ सिमेट्रिकल होगा. सो इसका मतलब हुआ लेट दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. तो अगर आप मोशन को O से A रीड किया
तो मान लो आपने ए से बी भी रीड किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों पाथ्स सिमेट्रिकल हो गए व्हेन यू इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। तो खैर मैं फिर से वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना चाहता हूं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे? यस, horizontal distance. Horizontal distance, you know, same formula I will apply. S is equal to ut plus half of at square. So s के बदले x आएगा, horizontal distance is equal to, मुझे बताओ horizontal distance के लिए horizontal component responsible है. What is the initial velocity along horizontal side? Yes, it is u cos theta plus half of ax into t square. फिर से सवाल आ गया, when you ignore air resistance. Ignoring air resistance. So when you ignore air resistance, what is the acceleration along the horizontal side? Yes, बताओ, horizontal के side से कोई acceleration नहीं होगी. Yes, it will be equal to 0. Clear? So what will be the horizontal acceleration? 0. So what is the answer here? T यहाँ पे है. So therefore x will be equal to u cos theta into t. You know the formula is s is equal to ut plus half of at square. So u cos theta into t plus half of at square. Am I right? So now x is equal to u cos theta into t, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, या बेटा t जो है यहां पे t किसके बराबर निकलेगा? x by u cos theta, right? Now हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आई। अब कौन सी डिस्टेंस बेटा निकालनी है? वर्टिकल डिस्टेंस। मूव टू द वर्टिकल डिस्टेंस। दिस वाज हॉरिजॉन्टल एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट द वर्टिकल डिस्टेंस। और फिर इन्हीं दो डिस्टेंसेस को रिलेट करने को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सो वर्टिकल डिस्टेंस में s को रिप्लेस होगा y, लेकिन जब आप मोशन को रीड कर रहे हो o से a तो y पॉजिटिव आएगा, ना कि नेगेटिव, प्लीज रिमेंबर। सो बेसिकली आई एम रीडिंग the motion from O to A. Okay, so y will be equal to, vertical distance will be equal to initial velocity along vertical into t plus half of acceleration along vertical into t square. अभी मैंने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी। हॉरिजॉन्टल के लिए खाली हॉरिजॉन्टल वाले रेस्पॉन्सिबल, वर्टिकल के लिए वर्टिकल वाले रेस्पॉन्सिबल। सो खैर uy जो है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल साइड? इट इज u sin थीटा, राइट? ओके फाइन। सो uy इज इक्वल टू u sin थीटा। कैसे? देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसके पहले से ही दो कंपोनेंट्स थे, u cos भी था और u sin भी था। सो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ ऑफ, ओ सॉरी, और एक्सेलरेशन ay। चलो बताओ बेटा, जब बॉडी O से A जा रही है, इज इट गोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी? इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। दैट मीन्स इट विल नॉट स्पीड अप, it will speed down. So its acceleration will not be positive, it will be negative minus g. बहुत आसान है, पढ़ा है आपने फ्री फॉल। तो उसके बाद y जो है बेटा किसके बराबर निकलेगा? u sin थीटा इंटू टी, यस, प्लस यहां पे माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। एक बार देख लो तो बेटा देखो, y इज इक्वल टू यू वाई के बदले u sin थीटा लिखा, ए वाई के बदले माइनस जी लिखा। सो द फाइनल सोल्यूशन इज यस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब फिर से वही करना है, ये जो t का वैल्यू है ये वही पुट करना है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में निकला था। देखो बेटा कैसे, यहां जो t है वो निकला था x बाई यू कॉस थीटा, यही t का वैल्यू अब वर्टिकल डिस्टेंस में निकालने सबस्टिट्यूट कर लेंगे। सो y विल बी इक्वल टू u sin थीटा, और बेटा t के बदले क्या आएगा? x बाई यू कॉस थीटा, यस, माइनस हाफ ऑफ g। t के बदले क्या आएगा बेटा? x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट? बहुत आसान है ये।
तो y बेटा u और u कैंसिल हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू x और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा आएगा। सो x टैन थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस u कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। तो बेटा दिस इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। लेकिन आपका सवाल होगा सर क्या ये भी पैराबोलिक है? यस, इट इज अगेन पैराबोलिक। देखो कैसे बेटा, व्हाट इज दिस थीटा? इट इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, व्हाट इज दिस u cos थीटा? इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा अभी मैंने बताया इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हेन वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं आती है। तो बेटा ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। देखो मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू इस tan थीटा के कांस्टेंट का नाम k1 रखेंगे, इट इज k1x माइनस g भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, u cos थीटा भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम k2 रखेंगे। तो बेटा आंसर क्या आ गया? k1x माइनस k2x स्क्वायर। यस, अगेन इफ यू ऑब्जर्व y इज इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो द पैराबोला बट वी कॉल इट एज सेकेंड ऑर्डर पैराबोला। सो it is clear now that horizontal projectile follows first order parabola and oblique projectile follows second order parabola। सवाल एंट्रांस में इस पे भी आए हैं, लेकिन अभी वो टाइम है नहीं। इंशाल्लाह वारकर जब 12th आपका कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप यहां आ सकते हो और एंट्रांस क्वेश्चंस की एक सीरीज बना सकते हैं, तो आपको बता सकते हैं कि कैसे ये सवाल आए। लेकिन एक सवाल मैं यहां पे बताऊंगा, वहां पे सवाल था y इज इक्वल टू 2x माइनस 10x स्क्वायर, find the angle of projection. Can't you find 2x? It means tan theta 2 है, तो theta is tan inverse of 2. So यहां पे वो टाइम तो मिलेगा नहीं, वो हम नहीं सॉल्व कर सकते इस टाइम। तो let us move to the question directly. Question number 3, the last one from projectile. तो क्वेश्चन क्या है बेटा? What is question? Derive an expression for horizontal range, time of flight and maximum height of oblique projectile. तो बेटा नजर रखो, this is the point of projection, this is the point of maximum height, this is the point of landing or point of striking. तो बेटा क्या होगा, पहली टर्म जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको डिराइव भी करना है। ये 5 मार्क्स का सवाल बोर्ड में अक्सर आ जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर सिंपल सेंस में देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज बेसिकली द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये कितने समय तक हवा में रह गया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट इज? इट इज द टाइम फॉर विच the projectile remains in air. Okay, for which the projectile remains in air, that is called the time of flight. लेकिन बेटा इस oblique projectile में आप इस टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 हिस्सों में बांट सकते हो। पहले क्या हो रहा है, पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर चढ़ रहा है, पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे, उसके बाद जो नई डेस्टिनी है इसकी, उसमें ये नीचे आ रहा है। सो आई कैन डिवाइड दिस टाइम इनटू 2, वन इज कॉल्ड TA, अनदर इज कॉल्ड TD. TA रिप्रेजेंट्स टाइम ऑफ एसेंट, TD represents time of descent. Okay, so what do you mean by time of ascent? एक प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक। और what do you mean by time of descent?
Time of descent is the time taken by a projectile from the maximum height to the point of landing. Yes. So, can I say that time of flight, let me represent it by capital T. Can I say that this time of flight equals to time of ascent plus time of descent? लेकिन बेटा अभी मैंने आपको कहा कि जब आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हो तो ये पाथ और ये पाथ सिमेट्रिकल होता है. सिमेट्रिकल मीन्स जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना टाइम ऑफ डिसेंट होगा. सो कैन आई से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ एसेंट. तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली टाइम ऑफ एसेंट निकालना है और उससे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता चलेगा. ओके, नाउ क्या कर लेगी बेटा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन. आई टोल्ड यू कि जो पूरा प्रोजेक्टाइल है इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही ये तीनों केसेस सॉल्व हो जाते हैं. लेट अस यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. बेटा सवाल है, एक प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? Obviously vertical. So I will put the subscripts here: vertical velocity, vertical acceleration, and this is t. Now tell me, बेटा टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा O से A तक. Now what is the initial velocity along y side? u sin theta. लेकिन क्या आप बता सकते हो बेटा पॉइंट ए पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? बेटा एट दिस पॉइंट ए द वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा इज इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल तो सीधे टेंजेंट ड्रॉ करो यहां पे ऐसे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 बनता है. बेटा लॉजिकल बात है, आप एक बॉडी को थ्रो करो, इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट, then it comes back. What does that mean? आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी ये धीरे धीरे कम हो रही है, and when it reaches to the maximum height this velocity becomes 0. वरना अगर 0 नहीं बनता तो ये कंटिन्यूसली ऊपर चला जाता. Is that clear? So time of flight will be equal to twice time of ascent. तो अब हम क्या कर लेंगे बेटा, हमने इक्वेशन यूज की vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी. मैं रिपीट कर रहा हूं, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स की वेलोसिटीज यहां पे आएगी. और मैंने अभी आपको कहा दैट एट हाईएस्ट पॉइंट जब ये मैक्सिमम हाइट पे बेटा पहुंचेगा वर्टिकल वेलोसिटी 0 बन जाएगी. और इनिशियल वेलोसिटी तो है u sin थीटा. और बताओ बेटा ay किसके बराबर आएगा? What will be the acceleration along vertical side? Yes, it will be equal to minus g, because I told you that body is going against gravity and body is not speeding up but is speeding down. So therefore substitute the values. 0 will be equal to u sin theta minus g, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है यू नो दैट इज टी ए. सो रिप्लेस दिस टी बाई टी ए. तो जी टी ए जो है बेटा वो बराबर आएगा u sin थीटा, या टाइम ऑफ एसेंट जो निकला वो निकला बराबर u sin थीटा डिवाइडेड बाई g. यस, सो व्हेन यू नो द टाइम ऑफ एसेंट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू ट्वाइस u sin थीटा divided by g. So this is the relationship derived for time of flight. So time of flight only depends upon the vertical component and acceleration due to gravity. You can also write it like this: twice uy divided by g. So time of flight does not depend upon the horizontal component but only depends upon the vertical component. Without wasting your time, let us move to the next derivation of horizontal range. You know what is horizontal range? बेटा सिंपली आप याद रखोगे, एक प्रोजेक्टाइल जब आप थ्रो कर रहे हो एट सर्टेन एंगल, इट कवर्स द टू डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस. नाउ what is the maximum horizontal distance a projectile has covered from the point of projection to the point of striking? That is called horizontal range. Clear?
सो हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, replace this displacement by x, replace this u by ux into t plus half of, replace this a by ax into t square. Okay, now होगा क्या, ये जो initial velocity है along x, I will put it as u cos theta. Okay, as you know. What about acceleration along horizontal side? I hope that you remember when you ignore the air resistance, horizontal acceleration is equal to 0. तो उसके बाद बेटा क्या आएगा, अब ये टाइम का मसला है, कुछ नहीं करना है बेटा। जो ये रेंज कवर होती है, ये कवर किस टाइम के दौरान होती है? प्रोजेक्टाइल जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आ गया और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पे पहुंच गया, तो ये जो टाइम आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सो कैन आई से दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इस टी को रिप्लेस करना पड़ेगा कैपिटल टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट अस पुट द वैल्यूज। और हां, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे बाय आर विच इज कॉल्ड रेंज। सो रेंज किसके बराबर आएगी? यूएक्स के बदले यू कॉस थीटा, स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी, okay, plus half of acceleration along horizontal side is 0, so उसका कोई significance नहीं है, वो term already 0 बन जाएगी। So range will be equal to u cos theta into capital T, where capital T is the time of flight, and you know time of flight has the formula twice u sin theta divided by g। तो बेटा ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो रेंज किसके बराबर आएगी? u cos थीटा ट्वाइस u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो u इंटू यू इज u स्क्वायर ट्वाइस, थोड़ा अरेंज किया टर्म्स को, sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। एंड फ्रॉम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 2 थीटा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, u स्क्वायर sin 2 theta divided by g. This is the final expression for the range, but usually a question numerical इस पे आ सकती है, वो ये है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज मैक्सिमम है। यू कैन पुट द वैल्यू, अगर रेंज मैक्सिमम चाहते हो तो sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। sin 2 थीटा मैक्सिमम, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 है, सो ऐसे में थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा बेटा, sin 2 थीटा मैक्सिमम मीन्स इट शुड बी इक्वल टू 1, और साइन किस एंगल पे 1 होता है? 90 पे। सो यहां पे जो 2 थी, इट इंप्लाइज 2 थीटा निकला 90 या थीटा निकला 45। प्लीज रिमेंबर दिस। सो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। मूव टू द थर्ड वन, मैक्सिमम हाइट। दिस इज द लास्ट वन। सो मैक्सिमम हाइट क्लियर, एक प्रोजेक्टाइल जब ऊपर ऊपर जा रहा है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ए प्रोजेक्टाइल हैज कवर्ड? अरे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की? दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, लाइक दिस। ये बेटा ये दिस इज एच, मैक्सिमम हाइट। कैसे निकालेंगे? आई टोल्ड यू, फिर से बता रहा हूं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इन्हीं 3 फॉर्मूला से आपका पूरा प्रोजेक्टाइल की जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सॉल्व हो जाती है। सो मैक्सिमम हाइट के लिए v स्क्वायर, फिर से मैं बताऊं कि प्रोजेक्टाइल जब O से A पहुंचा, इसी टाइम में इसने मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, और उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट भी टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं। नाउ जब प्रोजेक्टाइल O से A गया तो कौन सा कंपोनेंट इसको ऊपर ले रहा है बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैज नो रोल to take the projectile along vertical side. It is only the vertical component which takes the projectile in vertical direction. So I will put the subscripts y, y, y. Okay. So at maximum height, what is the vertical component of the velocity? Yes,
इट इज इक्वल टू 0। अरे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 बन रही है। और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है? बेटा जब प्रोजेक्टाइल ओ से ए गया, जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, कैन आई से दैट इज द मैक्सिमम हाइट, दैट इज इक्वल टू h? Okay, what about acceleration along the vertical side? Yes, that is equal to minus g, because body is going against gravity. So now, what is the vertical velocity at maximum height? 0. Minus, what is initial velocity along vertical side? U sin theta ka whole square. Equals to twice. What is the acceleration along vertical side? It is minus g. What is the displacement? It is h. Minus minus cancel out. तो बेटा जो maximum height निकल आई, that is equal to u square sin square theta divided by 2g. तो बेटा alhamdulillah, with the grace of Almighty, I have finished from last 2 days. I have finished mathematical tools, I have finished motion in a straight line, and today I have finished projectile motion. Inshallah, 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 Allah के फजल से हम और भी कुछ चैप्टर्स डिस्कस कर लेंगे। बी विद मी। अस्सलाम वालेकुम।